नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे इस यूट्यूब मंच के साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, जिनको आप लगातार टीवी चैनलों पे देखते होंगे, डिजिटल मीडिया पर देखते होंगे, और इनका विश्लेषण इतना शानदार विश्लेषण होता है जिसकी कोई काट नहीं होती। अजीत द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी बातें कही उसके लिए भी, और आपके यहाँ हम आए, आपने बुलाया इसके लिए भी धन्यवाद। अजीत जी, तमाम तरह के देश में हलचल जारी है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि भाई एक संत मुख्यमंत्री शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। दिल्ली में पहली बार बिहार के एक नेता को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिली है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे बॉस भी यही है। मुंबई में बीएमसी के मेयर का इलेक्शन फंसा हुआ है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जो सबसे अलग थलग शांत नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं बिहार है। एक बड़ी हलचल दिल्ली में तो हो रही है। नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हुए हैं। आज वो मेरे जिले सीतामढ़ी में है, शिवहर में है। योजनाओं की सौगात देंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं की बड़ी बड़ी घोषणाओं की शुरुआत करेंगे। लेकिन बीजेपी बेचैन, एक अजीब तरह की बेचैनी। क्योंकि बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है तो वो बेचैनी उनके दिमाग में भी है कि पश्चिम बंगाल तो चलिए बात की बात है, केरल बात की बात है, तमिलनाडु बात की बात है, असम बात की बात है। लेकिन अब बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले उन्हें पुराना सपना, यानी विजय सिन्हा के शब्दों में कहूं तो अटल जी का पुराना सपना, यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनाने का सपना साकार करना होगा। लेकिन उससे पहले नीतीश एक के बाद एक ऐसी गुगली फेंके जा रहे हैं कि बीजेपी फंस रही है। क्यों दुविधा की स्थिति में, क्यों परेशान है बीजेपी आज? देखिए संतोष जी, ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के बीच में इतना अविश्वास है इस चुनाव नतीजे के बाद से बिहार में, और उसका असर दोनों पार्टियों की पॉलिटिक्स पर भी हो रहा है और निश्चित रूप से आप देखेंगे बिहार सरकार के कामकाज पर भी होगा। दोनों के बीच एक अविश्वास इसलिए है कि नंबर्स इस तरह के आए हैं। आपको ध्यान है, हम सब लोग उस समय बिहार चुनाव का एनालिसिस कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा करके चुनाव नहीं लड़ा, और इसकी वजह से वो उसका जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो जनता दल यू के नेताओं के दिमाग पर अभी भी है। तभी जैसे ही कोई बात होती है, कोई छोटी सी भी बात होती है, उस पर इतना ओवर रिएक्शन होता है दोनों तरफ से। नहीं तो केसी त्यागी ने कह दिया कि भारत रत्न मिले नीतीश कुमार को, इस पर इतनी प्रतिक्रिया की क्या जरूरत थी भाई? मिल जाए, मिल भारत रत्न भी ले ले और मुख्यमंत्री भी बने रहे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आखिर नेहरू जी भी भारत रत्न लेकर के उसके बाद 9 साल प्रधानमंत्री बने रहे थे। तो वो ये अचानक, लेकिन सब इतनी एक्टिविटी हुई, एकदम पार्टी से निकालने की बात आ गई केसी त्यागी को। ये वो भय है, वो आशंका है जो जेडीयू के मन में है कि बीजेपी कोई ऐसा दाव चल सकती है मुख्यमंत्री बदलने का, किसी भी समय कोई खेल बीजेपी कर सकती है। और वैसे बीजेपी के मन में है कि नीतीश कुमार जो अभी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी राजनीति और अपनी कुर्सी को अस्थायी रूप से अगले चुनाव तक बनाए रखने की राजनीति का हिस्सा है। और ये एक लेवल पर है भी, क्योंकि कोई समृद्धि यात्रा में कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है जो नीतीश कुमार की यात्राओं में पहले होता रहा है, जो चीजें होती रही हैं। उनके समृद्धि यात्रा क्या है? आप धन्यवाद यात्रा करते, आप आभार यात्रा करते, अभी कौन सी समृद्धि? 20 साल लगातार नीतीश कुमार का राज रहा है। सड़कें बन गई, बिजली आ गई, पानी, इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा तो कोई इंडस्ट्री या हॉस्पिटल से स्वास्थ्य की सुविधाएं या स्कूल शिक्षा की व्यवस्था कोई वैसी तो बहुत विश्व स्तरीय तो छोड़िए, देश स्तरीय भी नहीं हुई है। तो समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार की सिर्फ ये मैसेज बनवाने के लिए है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पार्टी पर उनकी कमान है और बिहार की पॉलिटिक्स पर भी उनकी कमान पूरी तरह से कायम है। वो मतलब सेंटर ऑफ एवरीथिंग है। सिर्फ ये मैसेज देने के लिए वो यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर के बार बार ऐसी खबरें फैलती हैं। और आपने देखा होगा, जब वो एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचने वाली बात हुई थी, 2-4 वैसी घटनाएं हो जाए तो मीडिया इसके लिए तैयार बैठा हुआ है कि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि हेल्थ के ग्राउंड पर उनको रिटायर करा दिया जाए। कभी निशांत को ले आकर के उनको रिटायर कराने की तैयारी होती है, कभी भारत रत्न के बहाने होती है। तो बीजेपी के अंदर जो एक सोच है वो ये है कि किसी तरह से इस सहमत का खेल दोनों में चल रहा है कि कैसे चेकमेट करें नीतीश कुमार को कि उनसे कुर्सी छूटे, और कुर्सी छूटे तो उनकी तरफ से कोई उत्तराधिकारी नहीं है अभी घोषित, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मुख्यमंत्री की कमान आ जाए। दोनों तरफ से इसको लेकर सहमत का खेल चल रहा है। अजीत जी, जो सबसे बड़ी बात बीजेपी का महाराष्ट्र में, अभी नहीं, जो पहले उद्धव ठाकरे से गठबंधन टूटा था तो एक थ्योरी बीजेपी ने दी थी, जिसकी संख्या ज्यादा भारी होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो बॉस होगा। लेकिन बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी इसको 2020 में भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, 2025 में भी नहीं कर पाई, जबकि 2025 में तो सिर्फ 4 का अंतर है। यानी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का इस्तेमाल करके एक बैलेंस बना के रखे हुए हैं,
बीजेपी के मन में डर तो बैठा हुआ है। अब सबसे बड़ी लड़ाई है कि नंबर 1 की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनने जा रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई शंका नहीं कि अगले 1 महीनों में वो नंबर 1 की पार्टी होगी, चाहे कांग्रेस को तोड़कर बने, चाहे ओवैसी की पार्टी को तोड़कर बने, या कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि चाहे भले ही चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ के बने। तो ये विधानसभा के बजट सत्र में हो जाएगा, या फिर जब राज्यसभा के 5 सदस्यों का चुनाव होगा, तब तक ये बात पुख्ता हो जाएगी कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार नंबर 1 की पार्टी रहेंगे, बल्कि बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी बन जाएंगे। ये कोशिश निश्चित रूप से होगी। और आप पिछला विधानसभा याद करिए, पिछले विधानसभा में भी ये खेल हुआ, जब पहले नंबर 1 पार्टी आरजेडी थी, लेकिन फिर उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की पार्टी तोड़ी, उनके जब बोचहा का बाई इलेक्शन हुआ और उन्होंने उनकी पार्टी टूट के 3 लोग आए, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनी। फिर हम लोगों ने देखा कि ओवैसी की पार्टी टूटी और ओवैसी की पार्टी टूट करके फिर से आरजेडी में गए, आरजेडी बड़ी पार्टी बनी, फिर आरजेडी के लोग टूट करके बीजेपी जेडीयू में गए। तो ये खेल पूरे टाइम चला, पूरे विधानसभा के कार्यकाल के बीच में चलता रहा। उस तरह का खेल अभी भी होने की संभावना है। अभी जो पहली खबर तो यही थी कि कांग्रेस पार्टी के 6 लोग जो हैं वो नहीं गए प्रदेश अध्यक्ष के चूड़ा दही के भोज में। ये बात थी कि उसमें से कुछ लोग टूट करके चले जाएंगे। फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों के टूटने की चर्चा हुई कि 3 विधायक चले जाएंगे। आईपी गुप्ता को लेकर के चर्चा होती ही रहती है कि वो कहीं जा सकते हैं। जो सतीश यादव हैं, पिंटू यादव जो रामगढ़ से विधायक, उनके साथ तो चुनाव के तुरंत बाद जनता दल यू के लोगों की बात हुई थी। वो तो फर्स्ट हैंड हमको जानकारी है कि उन लोगों ने अप्रोच किया था उनसे। तो ये दोनों तरफ से तैयारी है। अब ये आप इस बात को समझिए कि पहली बार हुआ है जब चुनाव के बाद या चुनाव से मैंडेट से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी मैंडेट लेकर के मतलब विधायक तोड़ करके तो बन गई थी, लेकिन मैंडेट लेकर नहीं बनी थी। तो अब इस पोजीशन को भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ना नहीं चाहेगी। ये तमाम जो शाहमात के खेल हम लोग देख रहे हैं वो इसी वजह से। भारतीय जनता पार्टी भी इसकी कोशिश करेगी, और जब ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी कि हम सबसे बड़ी पार्टी बने रहें, तो नीतीश कुमार की तरफ से कोशिश जो होगी उसमें परोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल की भी भागीदारी हो सकती है कि नीतीश कुमार को सबसे बड़ी पार्टी बनाए रखा जाए। तो ये एक खेल चलेगा। ये खेल निश्चित रूप से अभी राज्यसभा चुनाव के पहले तक नहीं डिसाइड होना है। ये राज्यसभा चुनाव के समय जब वोटिंग की बात आएगी, 5वां कैंडिडेट जिताने की बात आएगी, उस समय तक तय होगा। जेडीयू अपने राज्यसभा का उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार किसको तय करती है, उससे भी तय होगा कि वो कौन नेता होता है, और 5वां उम्मीदवार कौन होता है उससे भी तय होता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से सबसे बड़ी पार्टी बनने नहीं देगी नीतीश कुमार की पार्टी को। वो भारतीय जनता पार्टी रेसिस्ट करेगी। और इसके जो व्यवहारिक पक्ष है उसको हम आप दोनों लोग जानते हैं, क्योंकि टूटने की बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा को कुछ देने की स्थिति में भाजपा ही है, और जीतन राम मांझी को तो दिया ही हुआ है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, और तो रामविलास पासवान को भी दिया ही हुआ है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा भी उनको दे सकते हैं। चिराग पासवान, माफ करिएगा, चिराग पासवान को। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, और बिहार में भी अब ऐसी स्थिति में है। अगर हम लोग जो चुनाव के पहले एनालिसिस होता था कि 142 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 101 नहीं 142, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मांझी दोनों उन्हीं के, तीनों उन्हीं के हैं। तो उस हिसाब से आप जोड़िएगा तो उनके नंबर्स भी तो जोड़िए, नंबर्स कितने हो जाते हैं? तो नंबर्स तो हो जाते हैं, 117 के आसपास नंबर इनका पहुंच जाता है। तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनने की जब बात आएगी और सबसे बड़ा अलायंस बनाने की बात आएगी, तो उसमें बहुत खींचतान होगी। इस बार बड़ी आसानी से नहीं होना है, वो राज्यसभा के चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन एक बात देखिए, जो संकेत मिलते हैं, क्योंकि राजनीति में संकेत अपना एक अलग मायने रखता है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड एक बहुत बड़ा कांड था। इससे पहले मुजफ्फरपुर वाला याद है हम लोगों को। राष्ट्रीय जनता दल कैसे सड़कों पे उतर गई थी। तेजस्वी यादव ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया था, लेकिन अभी वो शांत है। और जब राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी ये बताती है कि कहीं ना कहीं के अंदर खाने नीतीश कुमार से बात चल रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इसको हाइप नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ये तो हमने कह ही दिया कि वो परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं आने जा रहे अभी, चूंकि इस बार नंबर थोड़े ऐसे हो गए ना। अगर 5-10 सीटें और होती आरजेडी के पास तो फिर अलग कहानी होती। लेकिन परोक्ष रूप से जब नीतीश कुमार को सबसे बड़ी पार्टी बनने की अगर बात होगी और आमने सामने बीजेपी के साथ उनका शुरू हो जाएगा, तो उनको आरजेडी का समर्थन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी आरजेडी इस बात का जोखिम नहीं ले सकती है संतोष जी की सामने खुल करके आके। ये आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है कि अभी वो लोग सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं कर रहे हैं और घेरने नीतीश कुमार के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। 100 दिन का उन्होंने हनीमून पीरियड दे दिया। हनीमून पीरियड देने की क्या जरूरत है, जो 20 साल से सरकार चल रही है और कंटिन्यूटी वाली सरकार है। कोई ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार को नई ब्यूरोक्रेसी बनानी है और नया सिस्टम बना, सारा सिस्टम बना हुआ है। तो ये सब है कि 3-4 महीने वो भी वेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव की बीजेपी जेडीयू का झगड़ा किस तरह से बढ़ता है, कोई
क्या डायरेक्शन मिलती है, जब वो आएगी स्थिति तब तब होगा। लेकिन इस बार अंक गणित कुछ पिछली बार की तरह नहीं है। हम बार बार कहते हैं, कई प्लेटफॉर्म पर हम कहते हैं कि 43 सीट लेकर के नीतीश कुमार जितने मजबूत थे, जितने मोल भाव की ताकत में थे, 85 सीट लेकर के उतने मोल भाव की ताकत में आज नहीं है। और इसीलिए बिहार की सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा दिलचस्प, रोहिणी आचार्य का एक बार फिर से टूटा है। एक तरफ यादव परिवार खामोश है, राष्ट्रीय जनता दल खामोश है। रोहिणी आचार्य ने बाकायदा पोस्ट किया और बड़े ही सख्त शब्दों में, तल्ख शब्दों में वो लिखती हैं कि दिशाहीन जांच, भटकाने की कोशिश। बिहार के लोगों में ये आम धारणा कायम हो रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में अगर किसी ने पुलिसिया जांच से कोई उम्मीद लगा रखी है तो वो मुगालते में जी रहा है। ऐसी धारणा कायम होने की वाजिब वजह भी है। घटना घटित हुए लगभग एक पखवाड़े का समय होने जा रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों व उजागर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगभग सब कुछ स्पष्ट है। फिर भी पुलिस के द्वारा पुलिसिया जांच की आड़ में रोज एक नई भटकाने, भ्रम पैदा करने वाली थ्योरी सामने रखी जा रही है। आगे उन्होंने पूरा नाम लिया हॉस्टल संचालकों का: सर्जरी नर्सिंग होम, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश, चित्रगुप्त नगर थाने की महिला पुलिस अधिकारी, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक। मतलब किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अधिकारी, सरकार, कर्मचारी, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के संचालक, सबको लपेटती हुई नजर आ रही है। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट को हम बिहार की राजनीति के हिसाब से कैसे देखें? देखिए, ये वो बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट अपने सारे दाव प्ले कर रही हैं रोहिणी आचार्य। परिवार के भीतर भी एक एक महिला होने का, पिता को किडनी देने का, इन सब चीजों का एक भावनात्मक उनको लाभ मिलता है हमेशा। एक बड़ा बिहार के लोग इमोशनल होते हैं और उनका साथ है रोहिणी आचार्य को, तो वो उस अपने कार्ड्स प्ले कर रही हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई बार ये बात होती है कि क्या आरजेडी से अलग जा करके वो भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरी पार्टी की तरफ भी रुख कर सकती हैं क्या, जैसे हम लोगों ने मुलायम सिंह के परिवार में देखा हुआ है। तो वो एक तरह से वन मैन अपोजिशन, अपना उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है वन मैन अपोजिशन की तरफ। ये आरजेडी का व्यू नहीं है। ये हो सकता है, ये मतलब ये उनका अपना निजी व्यू है, लेकिन ये कई दूसरे जो पॉपुलर सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉपुलर सेंटीमेंट यही है, तो अब कोई ना कोई तो आवाज देगा ना। प्रशांत किशोर ने आवाज दी, प्रशांत किशोर गए वहां, वो जा करके उसके उनके जाने के बाद ये तमाम चीजें खुली। तो रोहिणी आचार्य भी अपना एक पॉपुलर सेंटीमेंट के हिसाब से चल रही है, वो अपनी पोजिशनिंग कर रही है पॉलिटिक्स में। अब वो पोजिशनिंग आरजेडी के भीतर कुछ परेशानी पैदा कर सकता है, या कोई ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू के सहयोगी पार्टियों का कोई खेल हो, कोई उस खेल में एक मोहरे की तरह वो अपनी राजनीति कर रही हो। ये चीजें अभी उनकी, अभी हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो एक पॉपुलर सेंटीमेंट के हिसाब से प्ले कर रही हैं अपनी पॉलिटिकल पोजिशनिंग के लिए। जिस तरह से तेजस्वी यादव हारने के बाद चुप बैठ गए, विदेश चले गए, उनके गायब होने को लेकर खबरें आ रही, अब पता लग रहा है कि उनका प्रमोशन होने जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल में। ये इसके पीछे की क्या सोच है? क्योंकि देखिए, परिवार में टूट पड़ गई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़े भाई अलग हो गए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहन लगातार मोर्चा खोले हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और लालू यादव जैसे, जो ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति की नब्ज को जानते हैं, हालांकि बुरा समय आ गया राजनीतिक रूप से, ऐसे समय पर वो परिवार के विरोध के बाद, अभी भी जो राष्ट्रीय जनता दल में बने हुए हैं परिवार के लोग, वो भी विरोध कर रहे हैं। परिवार के विरोध के बावजूद अगर वो तेजस्वी यादव को एक बड़ा पद देते हैं, तो मतलब यह है कि राष्ट्रीय जनता दल उसी ढर्रे पे चलेगी, उसमें कोई कहीं बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होना है और कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं होना है। देखिए, ऑलरेडी सत्ता है तेजस्वी यादव के हाथ में, डिफेक्टो चीफ तो वही है। आप टिकट बंटवारे की बात हो, कैंपेन की बात हो, कोई लालू यादव राबड़ी देवी पहले तो एक बात कहते थे कि आरजेडी में आपको 5 जगह पूजा करनी होती है, 5 जगह जाकर के माथा टेकना होता है। अब वो सब 5 जगह सिमट के एक जगह हो गया, सिर्फ एक जगह करना होता है। तेजस्वी यादव सर्वोच्च नेता है, उसमें कोई संदेह नहीं। कोई इसलिए उनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने से कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आएगा आरजेडी की पॉलिटिक्स में। ये हो सकता है कि परिवार का विवाद कुछ और बढ़ जाए, क्योंकि इस पोस्ट के लिए मीसा भारती अपने को उपयुक्त मानती थी और पिछले साल एक बार इस बात को लेकर के बड़ी तल्ख उनके यहाँ इस बात को लेकर के बहस हुई थी सब लोगों के बीच में, पूरे परिवार के बीच में। मीसा भारती चाहती थी कि अगर आप मुख्यमंत्री पद का दावेदार तेजस्वी यादव को घोषित कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति हमारे हाथ में देना चाहिए, हमारे हाथ में होना चाहिए। हम अनुभव भी ज्यादा है हमारा। लेकिन तो ये एक टकराव अंदर घर में बढ़ सकता है। हमको ऐसा लग रहा है संतोष जी कि वो अपनी पोजीशन और थोड़ी फोर्टिफाई करने के लिए, अपने को और कंसोलिडेट करने के लिए, और जो चुनाव के हार के बाद जो एक मैसेज गया है मतदाताओं के बीच में, सपोर्टर्स के बीच में, नेताओं के बीच में, उसको दूर करने के लिए तेजस्वी यादव ये काम अपनी तरफ से आगे बढ़ के कर रहे हैं कि उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। इससे उनकी पोजीशन पार्टी में भी मजबूत होगी, बिहार के लेवल पर भी मजबूत होगी, और एक मैसेज जाएगा कि
कि सब मतलब ठीक है, लालू यादव और राबड़ी देवी का उनको समर्थन मिल रहा है। अभी जब लालू यादव ने तेज प्रताप यादव के लिए जाके उनके घर चले गए थे और कह दिया था कि भाई अब ये हम लोग के साथ ही रहेंगे, उसके बाद के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये हमको लगता है कि एक प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, एक चीज और बिहार की राजनीति में अजीत जी नजर आ रही है कि जो समृद्धि यात्रा पर निकले, आपने कहा कि समृद्धि यात्रा का मकसद सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार ये बता सके कि वो फिट है पूरी तरह से। लेकिन अगर वो ये बताने के लिए सड़क पे उतरे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास प्लान बी भी कहीं ना कहीं होगा कि अगर बीजेपी खेल करेगी तो प्लान बी उनके पास होगा। बिहार की राजनीति में आप खारिज उनको नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार के इस दाव ने कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान तो कर ही दिया। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस दाव से निपटे कैसे, क्योंकि कई जगह पर उनके डिप्टी सीएम भी नजर आते हैं, उनको उन यात्राओं में शामिल होना पड़ रहा है, जिसका चेहरा आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। हाँ हाँ, तो शामिल होना ही होगा ना भाई। अभी आप एक बात समझिए, अभी बीजेपी कुछ नहीं करने जा रही थी। बीजेपी अभी इस जब पहले बना ही दिया तो 1 महीने 2 महीने में गिराने के लिए तो बनाया नहीं है। बनाया है उनको तो वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ उनको नाराज करके या उनको आरजेडी के खेमे में भेज करके या लड़ भिड़ करके सरकार बनानी होती है, ऐसा नहीं करना है अभी बीजेपी को। बीजेपी चाहती है कि सहज रूप से सत्ता हस्तांतरित हो जाए उसको, और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स भी उसको हस्तांतरित हो जाए। मतलब जो एनडीए की पॉलिटिक्स है वो नीतीश कुमार के हाथ से निकल के बीजेपी के किसी नेता के हाथ में आ जाए और मेन अपोजिशन आरजेडी कांग्रेस रहे, उसके साथ लड़ाई हो। तो ये उनको हॉस्टाइल करके, उनको नाराज करके बीजेपी को नहीं करना है। अब बीजेपी इस दाव पर निश्चित रूप से नजर रखे हुए है और समय का इंतजार करेगी बीजेपी की कब चीजें बदलती हैं, कब जेडीयू के भीतर उत्तराधिकार का मामला बढ़ता है। जैसे आरसीपी को लाने की बात हो रही है और कई तरह की बातें हो रही है, मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजने की बात हो रही है, बेटे निशांत को ले आने की बात हो रही है। तो ये सब चीजें अपने आप चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं जेडीयू में, उसके हिसाब से बीजेपी अपनी रणनीति बनाएगी। लेकिन ये भी पहली बार हुआ है कि जैसे आरसीपी सिंह के वापस आने की बात आई तो सबसे ज्यादा जो विरोध किया वो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने किया। यानी बिल्कुल वो तो आंकड़ा गिनाते हुए नजर आए कि भैया कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया उन्होंने और हमने कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया। क्या आरसीपी सिंह के जेडीयू में आने के बाद समीकरण बदलेंगे? दिल्ली में जो पार्टी का कामकाज देख रहे हैं उनमें भी बदलाव होगा, बिहार में भी बदलाव होगा। नहीं, अगर आरसीपी सिंह आ गए नीतीश कुमार के साथ सहमति से, उनके निश्चित रूप से उनकी सहमति से आएंगे, तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अभी भी आप एक बात समझिए संतोष जी की एक इनर सर्किल जो मुख्यमंत्री का है, उस इनर सर्किल के लोग आउटर सर्किल पर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। आउटर सर्किल पर 3 लोग को हम लोग मानते हैं, 3 या 4 लोगों को, जिसमें ललन सिंह भी हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी को अभी आप उसमें रख सकते हैं। इन पहले के 3 नाम जो हैं उनको लेकर के तो बाजाबता चुनाव के समय ये बात तो एकदम जेडीयू के अंदर चर्चा में थी कि ये सब फॉरवर्ड लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और नीतीश कुमार का जो जो इनर सर्किल है, जो एकदम इकोसिस्टम है, जिसमें उनके 2 करीबी रिश्तेदार हैं, एक उनका भगीना है, एक भगिन दामाद है उनका, कुछ अधिकारी हैं लोग, कुछ और पार्टी के नेता हैं, नालंदा के लोग हैं। तो ये इस तरह ये जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम बिल्कुल अलग लाइन लेकर के चलता है। उसमें मनीष वर्मा भी हैं, उसमें श्रवण कुमार हैं, उसमें संजय गांधी हैं, ललन सराफ हैं। ये जो एक टीम है, आप इनको बहुत बड़ा नेता नहीं कर सकते हैं, ये लोग कमांडिंग पोजीशन में नहीं है, लेकिन 7-8 लोगों की ये जो टीम है ये बिल्कुल अलग पॉलिटिक्स करती है। तो अगर अगर आरसीपी सिंह आकर के उस टीम में इनर टीम में चले जाते हैं, फिर तो आउटर पर जो टीम है वो सब आउट हो जाएंगे। बड़ी तेजी से राजनीति बदल जाएगी वहां जनता दल यू की। फिर तो बिल्कुल ही नई राजनीति हो जाएगी। आप उस फिर तो क्या होगा उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, क्या होगा उसमें? आरसीपी सिंह जब बीजेपी के पास जाते हुए नजर आए थे, जब वो जेडीयू के कोटे से मंत्री थे मोदी सरकार में, उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा नीतीश कुमार ने। अब जिस तरह का एक स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने किसी भी नेता को तीसरी बार लगातार राज्यसभा नहीं भेजा। अब जो 2 उम्मीदवार हैं उनके, चाहे वो हरिवंश हो या फिर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं वो हो, ये दोनों के 2-2 टर्म पूरे हो चुके हैं। एक थ्योरी ये आ रही है कि चूंकि दिल्ली दरबार के निकट संजय झा है, तो उनको डिप्टी स्पीकर बनाकर कम से कम मेन स्ट्रीम जेडीयू वाली पॉलिटिक्स से अलग कर दिया जाए और आरसीपी सिंह या निशांत कुमार, इन दोनों में से कोई संगठन का एक बड़ा चेहरा बने और फिर बीजेपी से बार्गेन करने के लिए किसी और नेता को, अगर आरसीपी सिंह आ जाते तो वो लगे, या किसी और नेता को संजय झा वाली जिम्मेदारी एक तरह से दे दी जाए। अगर ये कदम उठा लेते हैं नीतीश कुमार, तो मतलब साफ है कि बीजेपी से अलग होना उन्होंने तय कर रखा है। और लगातार लोग ये भी कहते हैं कि वर्तमान विधानसभा का जो गणित है, नीतीश कुमार को कोई हरा नहीं सकता या हटा नहीं सकता। वो इधर भी रहेंगे तो सीएम रहेंगे, और जब इधर वाले हटाने की कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से वो उधर चले जाएंगे।
नहीं देखिए संतोष जी, हम फिर कह रहे हैं बड़े आराम से इस बार नहीं होगा ना। आप बड़े आराम से कैसे हो जाएगा इस बार? इस पर बड़े आराम से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। चिराग पासवान की 19 सीट है, जीतन राम मांझी की 5 सीटें हैं। वो बड़ी आसानी से तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ करने की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा उलटफेर होगा। और फिर जब ऐसे क्योस की स्थिति बन जाएगी तो फिर पत्ते बीजेपी के हाथ में होंगे, उनकी केंद्र में सरकार है, उनके गवर्नर है। तो ये स्थिति, ये जोखिम अभी कोई नहीं लेना चाहेगा। एक बात तो ये बड़ी क्लियर है। दूसरी बात यह है कि संजय झा नहीं जा रहे हैं, वो नहीं बनेंगे किसी हाल में डिप्टी स्पीकर। अगर उनको बनाने की बात होगी, अगर रामनाथ ठाकुर को नहीं मिलता है, वो मंत्री ही बनना चाहेंगे संजय झा। रामनाथ ठाकुर को के लिए है कि वो प्रतीकात्मक एक चेहरा हो गए हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, और एक राजनीति का प्रतीकात्मक एक महत्व उनका है, तो हो सकता है कि उनको भेजें। ये अभी तक चर्चा है। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव से बहुत सारी चीजें तय होंगी जेडीयू की पॉलिटिक्स। उसमें आरसीपी सिंह जाते हैं या मनीष वर्मा जाते हैं, दोनों में से अगर कोई एक जाता है एक सीट पर, तो फिर राजनीति बहुत जेडीयू की बदलेगी। और बीजेपी के साथ एक तो पहले जेडीयू के अंदर की चीजें बदल जाएंगी, मतलब पावर और सेंटर एक नया इमर्ज कर जाएगा। जो भी जाएगा राज्यसभा से वो एक पावर सेंटर होगा, नीतीश कुमार के बिहाफ में वो फैसले करेगा। अभी जो दूसरे लोग फैसला करते हैं वो नहीं करेंगे। और फिर बड़े स्मूथ तरीके से निशांत कुमार की एंट्री होगी, एक समय लेकर के उनको नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश होगी। ये हम अभी तक विजुअलाइज कर पा रहे हैं। इसलिए हम 1-1.5 महीना, मतलब मार्च में चुनाव होगा राज्यसभा का, उस समय तक हम लोग को इंतजार करना चाहिए चीजें कैसे बदलती हैं उसके लिए। बिल्कुल। तो जैसे कि अजीत जी कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर नीतीश भी इस बात को समझते हैं कि इस बार नंबर जो है वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा या बड़ा मकर जाल की तरह से है। तो या तो वो खुद अपने बल पर 95, 96, 97 में पहुंच जाए, अगर नहीं पहुंचते तो तब तक शायद चीजें बहुत शांत तरीके से चलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इन तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। धन्यवाद संतोष जी। नमस्कार। नमस्कार।